हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी एग्जाम के ओवरव्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन हमारा है व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल या सैन्य भूगोल। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि सैन्य भूगोल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो ऑप्शन हमारा है का कि निर्वाचन भूगोल, पर्यटन भूगोल, भौतिक भूगोल या चिकित्सा भूगोल। तो यहाँ पे हमारा इसका जो आंसर है वो जाएगा क, यानी कि निर्वाचन भूगोल। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन हमारा है संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल या ऐतिहासिक भूगोल। तो यहाँ पे थर्ड का जो हमारा आंसर है वो जाएगा घ, यानी कि ऐतिहासिक भूगोल। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी, यहाँ पे होगा आबादी देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। जो विश्व का सर्वाधिक आबादी है देशों में, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत संख्या निवास करती है? तो 40%, 50% या 60% या 70%। तो हमारा फोर्थ का जो है हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि 60%। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है। किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो देश के निवासी, देश के अन्य संसाधन या देश की अर्थव्यवस्था या देश के उद्योग। तो फिफ्थ का जो हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि देश के निवासी ही देश का सबसे वास्तविक धन होता है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यह किसका कथन है? यह किसका कथन? तो रेडजल, हम्बोल्ट या जॉर्ज बी क्रेसी या एलन सैम्पुल। तो यहाँ पे सिक्स्थ का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा जॉर्ज बी क्रेसी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। कौन सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? तो नदी घाटी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या टुंड्रा क्षेत्र या विश्वतीय क्षेत्र। तो 7 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ए, यानी कि नदी घाटी क्षेत्र। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जीवन का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो भू आकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु या मृदाएं। तो हमारा 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि घ जलवायु। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। तो लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। तो 9th का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। तो ऑप्शन हमारा प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या चतुर्थ अवस्था। तो 10th का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा क, यानी कि प्रथम अवस्था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की विकसित राष्ट्र सामान्यता जनांकी के संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं। तो ऑप्शन हमारा प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या चतुर्थ अवस्था। तो हमारा 11th का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि चतुर्थ अवस्था। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं। प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, जनसंख्या वृद्धि दर या जनसंख्या संगठन। तो 12th का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लिंगानुपात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। जो मूल्य सापेक्ष होता है तो वृद्धि, विकास, का एवं खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे ग, यानी का एवं खा दोनों। सॉरी, इसका जो हमारा 13 का आंसर हो जाएगा खा, यानी कि विकास हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 14 की इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा अधिक है। किस देश का जीवन प्रत्याशा अधिक है? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान या भारत या पाकिस्तान। तो 14 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि जापान। वो देखते क्वेश्चन नंबर 15 की मानव विकास की आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप की किस संगठन ने प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन हमारा यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या विश्व स्वास्थ्य संगठन या अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन। तो हमारा 15 का जो आंसर है वो जाएगा बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? तो ऑप्शन हमारा श्रीलंका, त्रिनिदाद या टोबेगो या सोमालिया। तो हमारा 16 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि श्रीलंका। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 की किस देश में कार्यकलाप करने वाले लोग
लाल कॉलर श्रमिक कहलाते, कॉलर श्रमिक कहलाते। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो 17 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा क यानी कि प्राथमिक। तो मैं क्वेश्चन नंबर 18 की मानव की कौन सी आर्थिक क्रियाएं, सेकेंड, हाँ, मानव की कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है। तो कृषि, भोजन संग्रहण एवं आखेट, या उद्योग धंधे, या व्यापार। तो हमारा 18 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ख यानी कि भोजन संग्रहण एवं आखेट। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की जर्मनी में आधुनिक भूगोल की किस विचारधारा का विकास हुआ, किस विचारधारा का विकास हुआ। तो ऑप्शन हमारा है प्राकृतिकवाद, नियतिवाद, निश्चयवाद, या सभी। तो हमारा 19 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी यानी कि सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि अर्धत कुंडे के लेखक कौन है, अर्धत कुंडे के लेखक कौन कौन है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेडरिक रेडजल, कार्ल रिटर, या बेरिनियस, या डी ला ब्लासा। तो हमारा 20 का जो 20 का आंसर है वो बी यानी कि कार्ल रिटर। उसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं कि इसकी संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया। तो फ्रेडरिक रेडजल, कार्ल रिटर, या फेब्रे, या बेरिनियस। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा बेरिनियस, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि ओरिजोन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा बी घ यानी कि बेरिनिस। तो मैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभाववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोल विद्ता से संबंधित है। ऑप्शन हमारा है फ्रेडरिक रेडजल, कार्ल रिटल, या बेरिनियस, या डी ला ब्लासा। तो 23 का जो हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि हो जाएगा घ डी ला ब्लासा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन हमारा है हमबोल्ट, कार्ल रिटर, बेरिनियस, या डी ला प्लासा। तो 24 का जो हमारा आंसर होगा बी यानी कि कार्ल रिटर। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की जियोग्राफिया नेचुरलिस के लेखक कौन है, जियोग्राफर नेचुरलिस के लेखक कौन है। तो इरेटा स्थानिस, डार्विन, कार्ल रिटर, या बेरिनियस। तो हमारा 25 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा डी यानी कि घ यहाँ पे होगा, यहाँ पे यहाँ पे होगा घ बेरिनियस, ठीक है। उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 26 की आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो हमबोल्ट, कार्ल रिटर, बेरिनियस, या डीला ब्लासा। 26 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सी यानी कि घ बेरिनियस। उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 27 की पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलेन सेपुल किस देश की थी। एलेन सेपुल किस देश की थी। तो जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, या ब्रिटेन। तो यहाँ पर इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि डी संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि जियोग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है के लेखक कौन है। इसका हमारा ऑप्शन है इरेटास्थनीज, कार्ल रिटर, इमेनुअल कांट, या फेब्रे। तो हमारा 28 का जो आंसर है वो जाएगा ए यानी कि क इरिस्टास्थनीज। उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 29 की विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग भारत में है। टोटल जनसंख्या का जो भाग है पूरा वर्ल्ड में उसका भारत में कितना कितना प्रतिशत जनसंख्या है। तो ऑप्शन हमारा 12.5%, या 14.5, या 17.5, या 20। तो हमारा 29 का जो आंसर हो जाएगा सी यानी कि 17.5% भारत में है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, किस महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या। तो ऑप्शन हमारा है कि दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रिया, या अफ्रीका। तो हमारा 30 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी यानी कि ऑस्ट्रिया महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। तो सूडान, नाइजीरिया, या दक्षिण अफ्रीका, या केन्या। तो हमारे 31 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी यानी कि नाइजीरिया। तो मैं क्वेश्चन नंबर 32 के विषम जलवायु वायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है। ऑप्शन हमारा है कि मानसून एशिया, यूरोप, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, या विषुवतीय क्षेत्र। तो हमारा 32 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी यानी कि विषुवतीय क्षेत्र। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 है कि जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है। तो प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। 33 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ख यानी कि द्वितीय। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग इसका ऑप्शन हमारा उष्ण, शीतोष्ण, अतिउष्ण, या शीत। तो 34 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा
ख यानी कि शीतोष्ण। उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 35 की जनांकी संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें। ऑप्शन नंबर दिया कि जन्म दर उच्च दर तथा मृत्यु दर निम्न, या उच्च दर निम्न दर तथा मृत्यु दर उच्च, या जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही निम्न, या जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च। तो 35 का जो हमारा आंसर हो जाएगा डी यानी कि घ, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किनके द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर अरस्तुतु, ब्लासा, फ्रेडरिक रेटजल या थॉम्पसन। तो हमारा 36 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा घ यानी कि थॉम्पसन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है। तो साक्षरता दर, जन्म दर, वृद्धि दर या घनत्व। तो 37 का हमारा आंसर हो जाएगा घ यानी कि घनत्व। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या की किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है। किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है। तो हमारा हो जाएगा घ यानी कि का एवं खा दोनों, का यानी कि आयु संरचना और लिंग संगठन दोनों को। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 39 की जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन हमारे स्थिर जनसंख्या की अधिकता, या पुरुष जनसंख्या की अधिकता, या विस्तारित जनसंख्या, या स्थिर जनसंख्या। तो हमारा 39 का आंसर बी यानी कि पुरुष जनसंख्या की अधिकता। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही समान होना क्या प्रदर्शित करता है। कि ऑप्शन हमारे विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या, घटती जनसंख्या, या इनमें से सभी। तो 14 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी यानी कि स्थिर जनसंख्या। तो गाइज यहाँ पे हमारा 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर करिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।